हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। और फिर आज वही केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर 4 है वो कंटिन्यूड रहेगा। लास्ट क्लास में देखिए हमने बताया था आपको डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग फॉर्मूला फॉर सिंगल सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन। कहने का मतलब उस मॉलिक्यूल का और आयन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जिसमें केवल एक ही सेंट्रल एटम हो, सिंगल सेंट्रल एटम हो। तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या था? वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम और प्लस माइनस जो यहाँ लिखा हुआ है निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज है तो उतना प्लस कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना माइनस कर देंगे। तो यही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोगों ने किसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला था? अमोनिया का, है ना। देखिए अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। हाफ इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है नाइट्रोजन का प्लस सराउंडिंग एटम 3 है, 8 हो गया तो 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 और 4 होगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। उसी तरह से pf5 के लिए हमने आपको बताया था जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। फिर SO4 2 माइनस के लिए हमने बताया था जहां पर देखिए हमने हाफ इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर हमने यूज किया था 6 और प्लस 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या होता है? डाईवैलेंट होता है। हमको तो मोनोवैलेंट लेना है और मोनोवैलेंट में आप जानते ही हैं कि क्या क्या होता है। एक हाइड्रोजन होता है और एक हैलोजन होता है और उसी के इक्विवेलेंट का जो भी स्पेसीज होगा वो लेंगे। तो वो हो गया आपका। देखिए तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए हम लोग 0 लिख लिए और +2 क्यों दिए? क्योंकि चार्ज है -2 इसीलिए हमने +2 लिख दिया। तो ये कितना होता है? 4 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर sp3 हो गया। उसी तरह से एक केटाइन में हम लोग क्या लेते हैं? नाइट्रोनियम आयन। NO2+ का नाम क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन, जिसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए हम लोगों ने उस फॉर्मूला में पुट किया। हाफ इंटू नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है प्लस 0 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और -1 क्यों लिखा? क्योंकि प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है इसीलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो ये कितना आया? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आया और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आने से ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इस तरह से जो है ये हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने का एक फॉर्मूला हो गया, जिस फॉर्मूला को हम लोग सिंगल सेंट्रल एटम के लिए यूज करते हैं। जिस मॉलिक्यूल और आयन में सिंगल सेंट्रल एटम हो इसमें आप इस फॉर्मूला को यूज कर दीजिए और हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले का आपका ये टॉपिक हो गया। ठीक है, लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से रिलेटेड, जो आपको क्या देगा? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन देगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगर
टाइम बचता है तो उसमें हम लोग पोलैरिटी इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मेनली डील्स विद द एक्चुअल शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप कंसीडर करते हैं तो इस मॉलिक्यूल में एक क्या होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, और दूसरा क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमने आपको कुछ मॉलिक्यूल ऐसा दिया है जिसमें केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। जब भी हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें हम लोग खोजेंगे, सेंट्रल एटम में देखेंगे, सेंट्रल एटम के लिए। क्योंकि साइड एटम में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उससे जो है स्ट्रक्चर पर या शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोगों को कहां देखना है, सेंट्रल एटम पर देखना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहता है कि इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जिसके बाद जो है नेट शेप जो है उसका मालूम होता है या ज्योमेट्री मालूम होता है। तो आपको हमने पहले ही कहा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इज मेनली डील्स विथ the actual shape of the molecule or molecular ion due to interaction। कैसा interaction, repulsive interaction between bond pair and lone pair electron। तो ये तो हो गया आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का एक तरह से डेफिनेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो इसके जो कुछ पॉइंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और देखिए इस सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं एक्चुअल शेप को डिसाइड करने के लिए। तो देखिए पहला जो है आपका ये कहता है रिपल्सिव इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर and bond pair electron, lone pair and bond pair electron, bond pair electron। अब ये किस तरह से वैरी करता है, तो देखिए कहता है लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion। ये देखिए ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा कहता है, ये तो आपका इंटरेक्शन हो गया। दूसरा कहता है कि इफ a molecule has no lone pair electron on central atom, then the shape और ज्योमेट्री जो बोलते हैं एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी सेम। कहने का मतलब देख लीजिए, हमने ढेर सारा एग्जाम्पल लिया था, जैसे बेरिलियम क्लोराइड का केस था, बोरन ट्राइफ्लोराइड का केस था, BF3 जो हमने लिया था,
CH4 लिया था, मीथेन का केस लिया था, PCl5 लिया था या PF5 कह दीजिए, इसके बाद SF6 था और फिर IF7 था। इतने मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर और शेप जो होगा दोनों ही सेम होगा, है ना। तो वहां पर जैसे हमने बेरिलियम क्लोराइड के लिए लिया था लीनियर, तो लीनियर शेप भी होगा, लीनियर स्ट्रक्चर भी होगा। जैसे मीथेन है तो उसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होगा और शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। ये चीज हमने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन तीसरा पॉइंट कहता है कि इफ ए मॉलिक्यूल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट कर लीजिए। इफ ए मॉलिक्यूल हैज वन और मोर देन वन lone pair electron on central atom, its shape या जिसका दूसरा नाम है ज्योमेट्री will be different from its structure। कहने का मतलब उसके स्ट्रक्चर से उसका जो शेप होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अब मैनी एग्जाम्पल्स आपके सामने में आएगा और वही एग्जाम्पल क्या करना है, हम लोगों को लेना है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जरा मिटाते हैं, इस चीज को तो आप नोट कर लिए। तो इसके और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के, लेकिन मेन पॉइंट्स यही है जिसको हम लोग इस चैप्टर में यूज करते हैं। जैसे देखिए हम लेते हैं CH4 NH3 और H2। देखिए कंसीडर 3 molecules such as CH4, है ना, अमोनिया NH3 और वाटर H2। अगर आपसे कोई पूछ दे कि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो आप आराम से निकालना जानते हैं। ये हो जाएगा आपका sp3, है ना, ये क्या होगा sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3 होगा। तो कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। तो बताइए सबों के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, सब के लिए वही होगा टेट्राहेड्रल, ये भी हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ये भी हो जाएगा टेट्राहेड्रल, होगा कि नहीं। लेकिन अब आप जानते हैं कि जब हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहां पर एक लोन पेयर है और वाटर पर 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर के रहने से अब आपके पास में यहां पर देखिए लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है और मीथेन में केवल बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होता है वो नॉर्मल रिपल्सन होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा रिपल्सन किसके चलते आता है, लोन पेयर के चलते। तो ग्रेटर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द एक्स्ट्रा रिपल्सन। तो देखिए यहां पर लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर है। तो वाटर में एक्स्ट्रा रिपल्सन सबसे ज्यादा है ना। तो उसके चलते क्या होगा कि शेप भी चेंज हो जाएगा और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। तो शेप क्या हो जाएगा, देखिए ये तो टेट्राहेड्रल ही रह जाएगा, लेकिन ये जो शेप होगा अमोनिया का वो हो जाएगा पिरामिडल शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरामिडल,
ठीक है। और ये जो वाटर का होता है ये एंगुलर हो जाएगा या फिर बेंट हो जाएगा, एंगुलर और बेंट शेप में हो जाएगा। अब इसका अगर हम शेप ड्रॉ करते हैं तो देखिए, मीथेन के लिए तो हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, आज भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए, ये मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और शेप होता है। अमोनिया का देखिए, अमोनिया का आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, देखिए ये देखिए, और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये आपका किस में रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो पिरामिडल होगा। और वाटर जो होता है देखिए, इसमें O हो गया सेंट्रल एटम, ये बेंट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और दो लोन पेयर जो है देखिए, एक लोन पेयर यहाँ पर रहेगा और एक लोन पेयर जो है यहाँ आपको दिखाई देगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रहेगा। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, वही sp3 है। अगर आपको लिख देना है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये कैप जैसा जो देखने में लगता है वो क्या होता है। हमने करीब 90% बच्चों को इसमें कंफ्यूज होते देखा है। वो कभी नहीं बोलता है कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो बोल देता है कि p जैसा देखने में है तो p ऑर्बिटल की तरह बोल देता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, जिसमें कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है वाटर का। तो देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहने से क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। इसमें देखिए, इसमें कोई लोन पेयर कार्बन में नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री भी यानी शेप भी टेट्राहेड्रल। उसी तरह से ये देखिए, अमोनिया देखिए, इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन एक्चुअल शेप क्या हो जाएगा, वो तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पर डिपेंड करेगा, इसीलिए वो पिरामिडल हो जाएगा। और यहाँ देखिए, दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, बेंड शेप हो जाता है। क्या हो जाता है, बेंड शेप होता है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस फिगर से आप कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ये तो 3 डायमेंशनल है ना, तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वाटर के लिए ऐसा दिखाया हुआ है, तो आप जो है कहीं घबराने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। ये सब एक ही जैसा होता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही 100% क्या है, इक्वल। तो इसीलिए इस सब फिगर से सब 3 डायमेंशनल है। जो आप एच इतना क्लोज देख रहे हैं वही क्लोजर यहां भी है, लेकिन चूंकि ये 2 डायमेंशनल आपका सरफेस पर दिखाया जा रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन की बात ही नहीं, क्योंकि पहले ही आप कंसीडर किए हुए हैं कि ये जो पिक्चर होता है ये 3 डायमेंशनल पिक्चर होता है, क्योंकि ऑर्बिटल ही 3 डायमेंशनल होता है। तो इस तरह से आपको कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से बॉन्ड एंगल भी वैरी करता है। क्या वैरी करता है, बॉन्ड एंगल। जिस तरह से शेप वैरी करता है उस तरह से बॉन्ड एंगल भी। तो यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जो नॉर्मल रिपल्सन से होता है। नॉर्मल रिपल्सन मतलब केवल बॉन्ड पेयर रिपल्सन से होगा, और इसमें हो जाता है 107 डिग्री के आसपास हो जाता है, और इसमें 104 डिग्री के आसपास में हो जाता है इसका बॉन्ड एंगल। तो देख रहे हैं, इस तरह से बॉन्ड एंगल भी वैरी कर जाता है
और शेप भी वैरी कर जाता है। तो दिस इज द आउटकम ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इसके लिए जो है हर एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपका वो एक चार्ट दिया हुआ है बुक में, आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा या फिर अदर देन एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, जहां वो लिखा रहेगा कि सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा कि उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल शेप में आने के लिए कितना डिस्टॉर्ट करेगा। ठीक है, तो वो आपको चार्ट के द्वारा मालूम हो जाएगा। अगर आपको उस चार्ट की जरूरत होगी तो वो चार्ट हम आपको दे देंगे। ठीक है, उसमें कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल उसमें से, जैसे हमने अभी sp3 का लिया, मीथेन का, अमोनिया का और वाटर का, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं और वो देखिए क्या होता है। जैसे आपके पास में होगा, ये देखिए PCl5, ठीक है, ये होगा ClF3 और एक होगा ClF5। ये देखिए, अगर इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ही आप देख लेंगे कि ये है हाइब्रिडाइजेशन में। अगर आप मैथमेटिकली निकालिए तो देखिए ये sp3d हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये भी sp3d होगा और यहाँ देख लीजिए तो ये थोड़ा सा जो है sp3d2 होने की संभावना है। तो इसको आप जो है अभी आप रुक जाइए, आप एक और देख लीजिए, इसको देख लीजिए SF4 देख लीजिए, जहां पर आपका हो जाएगा sp3d। हम इसलिए ये लेना चाह रहे हैं कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको कि कहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर है और कहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर नहीं है, और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए। तो हमने क्या लिया, PCl5 लिया, ClF3 लिया और SF4 लिया। अब इसमें बताइए कि क्या सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है या नहीं है। आपके पास में हमने कैलकुलेशन के लिए दिया ही हुआ है। अब आप अगर कैलकुलेशन को रिकॉल कीजिएगा तो देखिए, हाफ इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सराउंडिंग एटम 5, तो 5 5 10/2 5 हो जाएगा, तो sp3d हो जाएगा। यहाँ में देखिए 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 10/2 दैट इज 5 sp3d। ये देखिए 6 + 4 10 10/2 दैट इज 5, ये भी हो जाएगा sp3d। तो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने में 1 मिनट के अंदर आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो बताइए कहां पर क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखिए फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 5 आपका क्या है बोलिए, सराउंडिंग एटम, तो 5 - 5 कर दीजिए दैट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका 0 हो जाएगा, इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ClF3 में देखिए, Cl में कितने होते हैं, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 को माइनस कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 4। 4 का मतलब हुआ 2 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ SF4 को देख लीजिए, SF4 में क्या हो जाएगा, S में होता है 6 माइनस और ये सराउंडिंग एटम 4 है दैट इज इक्वल टू 2 है, तो 2 का मतलब हुआ 1 लोन पेयर। तो इस तरह से हम लोग तुरंत जो है लोन पेयर को निकाल लेते हैं।
कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसको पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, वो लोन पेयर हो जाएगा। तो यहां पर कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर हो गए। यहां कितने लोन पेयर हो गए? 1 लोन पेयर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते हैं। अब बताइए स्ट्रक्चर के हिसाब से इस तीनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, बोलिए। ट्राइगोनल बाय पिरामिड होगा, यानी TBP TBP। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। तो आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर तो सब हाइब्रिडाइजेशन से होता है। अब हम लोग शेप डिसाइड करेंगे, जिसमें वेस्पर थ्योरी इस्तेमाल करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो बताइए इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, तो आपका शेप भी वही हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर होने से देखिए ये हो जाता है टी शेप्ड हो जाता है। क्या होगा? टी शेप्ड हो जाएगा। अभी अभी आपको दिखाएंगे ड्रॉ करके। और ये जो होता है, ये 1 लोन पेयर वाले जो होते हैं, ये सीसॉ शेप के हो जाते हैं। तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? सीसॉ होगा। अब जैसे देखिए यहां पर PCl5 है, तो ये हो जाएंगे आपका, है ना। देखिए ये जो है आपका PCl5 हो जाएंगे, ये Cl हो गए, Cl हो गए, Cl हो गए, और ये Cl हो गए, ये Cl। अगर आपको थोड़ा सा इसको और ऐसा लगता है तो इसको थोड़ा सा और इसको इस तरह से करें, ये Cl हो। ठीक है, तो ये होते हैं ट्राइगोनल। अगर आपको थोड़ा सा इसका बाउंड्री शो करना है तो जरा बढ़िया से यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे बनाइए, देखिए ट्राइगोनल भी हो गया, और ये क्या हुआ ऊपर से नीचे, वो बाय पिरामिड का काम करता है। एक पिरामिड इधर से और एक पिरामिड उधर से, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिड। उसी तरह से ये अगर टी शेप की बात होगी तो देखिए Cl बीच में रख दीजिए, F एक यहाँ रख दीजिए, एक F यहाँ रख दीजिए, एक F यहाँ रख दीजिए। ठीक है, और 2 जो आप देख रहे हैं वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर दीजिए, है ना। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? टी शेप्ड हो जाएगा कि नहीं? आराम से हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो SF4 है, S बीच में रख दीजिए, एक देखिए ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, है ना। और यहाँ जो है आप जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रोजेक्ट कर दीजिए लोन पेयर के साथ। बाकी ये देखिए फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसॉ शेप बोलते हैं ना। तो इस तरह से आपका जो है स्ट्रक्चर और शेप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग कब होता है? जब सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे 1 लोन पेयर हो या 1 से अधिक लोन पेयर हो। तो इस तरह का ढेर सारा एग्जाम्पल जो है और भी है, जिसको आप देख सकते हैं। और इसी में जो है हम लोग क्या करते हैं, जो बॉन्ड एंगल वगैरह है वो सब भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी आपका है स्ट्रक्चर और शेप की बात है, तो इस पर क्वेश्चन रहेगा ही, और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करना, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ें तो उसका इतने डिटेल में, मतलब ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ ओवरलैपिंग वो दे लीजिए, इसके बाद ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देन प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग सर्टेन फार्मूला, और इसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो वो पढ़ लेने के बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन पर होल्ड अच्छा से
बन जाएगा। इसके बाद हम आपको बोले थे कि हम पढ़ाएंगे आपको पोलैरिटी इन कोवैलेंट, पोलैरिटी इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए, इसमें दो फैक्टर हम लोग लेंगे। एक होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और दूसरा फैक्टर जो होगा वो होगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो ये दो फैक्टर मेन जो होगा वो पोलैरिटी इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल डिसाइड करेगा कि व्हिच मॉलिक्यूल इज पोलर एंड व्हिच वन इज नॉन पोलर। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो ये अगर पोलर होगा तो पोलर का मतलब क्या होगा यहां, और अगर नॉन पोलर होगा तो इसका मतलब क्या होता है नॉन पोलर। तो पोलर का सिंपली मीनिंग होता है चार्ज फॉर्मिंग टेंडेंसी, चार्ज फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो ये हो जाएगा पोलर, और जिसमें चार्ज फॉर्मिंग टेंडेंसी नहीं होगा वो होगा नॉन पोलर। तो नो चार्ज मतलब नो चार्ज फॉर्मिंग टेंडेंसी, उसको हम लोग नॉन पोलर बोलेंगे। तो ढेर सारे पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए HCl है, H2O है, अमोनिया है, ये सब के सब जो है पोलर मॉलिक्यूल होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ETC, ये सब के सब आपको पोलर नजर आएंगे। और जब नॉन पोलर की बात होगी तो देखिए जितने होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे वो तो जो है नॉन पोलर होंगे ही, साथ ही साथ देखिए यहाँ CO2, बोरन ट्राइफ्लोराइड, CCl4 और भी ये सब के सब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स दे आर ऑल नॉन पोलर इन नेचर। तो ये जो पोलर और नॉन पोलर कैरेक्टर का मॉलिक्यूल होता है वो दो पैरामीटर से हम लोग डिसाइड करेंगे, और वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पढ़ करके भी आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो काफी कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन टर्म है, इसको हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जरा इसको पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, और फिर हम लोग पोलैरिटी इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।